हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 29 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और आज की क्लास में भी हम अपने ये मिक्स्ड क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन है, इन द नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन द ईयर 1920 हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड द मेन रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन। वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन असहयोग का मुख्य प्रस्ताव लेकर आए थे? ए मोतीलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है, ये पहले भी अपने कई बार कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी सी आर दास। ये जो सी आर दास थे, मैंने आपको पहले ही बताया था, इन्होंने स्पेशल जो सेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर 1920 के अंदर, उसके अंदर इस रेजोल्यूशन को अपोज किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। बाद में ये फॉर्मली अनाउंस हो गया था उस सेशन के बाद ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और फिर दिसंबर के अंदर जब नागपुर सेशन हुआ, नागपुर सेशन में इसका मेन जो रेजोल्यूशन है ये सिर्फ सी आर दास ने ही मूव किया था। तो इन्होंने अपनी जो पोजीशन है ये बिल्कुल चेंज कर ली थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर। नेक्स्ट, वेयर डिड द प्रैक्टिस ऑफ शैडो कैबिनेट ओरिजिनेट। शैडो कैबिनेट की प्रथा कहां शुरू हुई थी? ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी इटली या डी फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रेट ब्रिटेन। तो ये शैडो कैबिनेट एक्चुअली में है क्या? ये शैडो कैबिनेट में क्या होता है कि सीनियर ग्रुप ऑफ ऑपोजिशन स्पोक्स पीपल होता है। ये वेस्टमिनिस्टर सिस्टम के अंदर होता है। वेस्टमिनिस्टर सिस्टम, ये जो अपना ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वेस्टमिनिस्टर एबे के अंदर जो है, तो ये वेस्टमिनिस्टर सिस्टम के अंदर क्या है कि ये सीनियर जो ये ओपोजिशन के स्पोक्स पर्सन होते हैं वो लीडर ऑफ ओपोजिशन के अंडर ये एक अल्टरनेटिव कैबिनेट को फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट के अंदर और जो कि मतलब गवर्नमेंट के जो भी ये कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको ये इंडिविजुअल फिर ये मेंबर्स मार्क कर देते हैं या शैडो करते हैं। तो ये शैडो कैबिनेट के जो लगभग मेंबर्स होते हैं इन्हें फिर आप देखेंगे ये कैबिनेट के अंदर इनको जगह मिल जाती है अगर वो उनकी पार्टी सत्ता में आती है। तो जरूरी नहीं सबको मिले, लेकिन अमूमन यही होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट ऑन द ड्यूटीज ऑफ फेथफुल हिंदू विडो। ऑन द ड्यूटीज ऑफ फेथफुल हिंदू विडो किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है, देखें ऑप्शंस देखें, ए मैक्स म्यूलर, बी एन हेलहेड, सी एच टी कोलब्रूक या डी विलियम जोन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी एच टी कोलब्रूक। तो ये जो एच टी कोलब्रूक यानी हेनरी थॉमस कोलब्रूक ये थे एक इंग्लिश ओरिएंटलिस्ट और मैथमेटिशियंस। इनको कहा जाता है कि ये पहले महान संस्कृत स्कॉलर थे यूरोप के। नेक्स्ट, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इज द कॉल एसोसिएटेड विद। स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे का आह्वान किसके साथ जुड़ा हुआ है? ए अमेरिकन रेवोल्यूशन, बी फ्रेंच रेवोल्यूशन, सी चाइनीज रेवोल्यूशन या डी रशियन रेवोल्यूशन। तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आपका जुड़ा हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ। ये जो स्लोगन था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का, ये फ्रांस का नेशनल मोटो है। और ये एक मतलब कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे ये ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन ये खाली इकलौता मोटो नहीं था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, और भी कई सारे थे, लेकिन बाद में इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया था थर्ड रिपब्लिक एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट, द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा संहिता इज डिवोटेड होली टू। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसे समर्पित है? ए उर्वशी एंड द हेवन, उर्वशी तथा स्वर्ग, बी सोमा एंड द गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक, सोम और ईश्वर जिसका नाम इस पदार्थ पर रखा गया है, सी गॉड्स रिलेटेड टू प्लांट्स एंड ड्रग्स, पौधों तथा औषधियों से संबंधित दवाएं, या डी इंद्रा एंड हिज एलिफेंट, इंद्र और उनका हाथी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सोमा एंड द गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक। जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का, इसको हम सोम मंडल भी कहते हैं। इसके अंदर 114 हिम्स हैं और ये सोम को ही डायरेक्टेड है, सारे डिवोटेड हैं सोम पवमाना को, मतलब प्योरीफाइंग सोम को। ये सोम क्या है? ये सैक्रेड पोर्शन है वैदिक रिलीजन का। हिटलर बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मनी इन। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था?
ए 1930, बी 1929, सी 1936 या डी 1933? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1933। ये 1933 के अंदर जर्मनी का चांसलर बना और ये डिक्टेटर बन गया 1934 में। ये कब तक रहा? 1945 तक रहा और इसने ही जर्मनी के अंदर नाजिज्म फाउंड किया और वर्ल्ड वॉर सेकंड भी इसने स्टार्ट किया, हॉलोकास्ट भी इसने ही किया। ही वाज द वर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स वाज अ टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ प्लॉट डिस्कवर्ड? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हल की एक मृण मूर्ति प्रतिकृति पाई गई है? ए बनवाली, बी राखीगढ़ी, सी धोलवीरा या डी कालीबंगा? ये कालीबंगन नहीं है, वैसे कालीबंगा है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बनवाली। ये टेराकोटा का ये प्लॉट तो आपको बनवाली में मिला था और क्ले का जो बना हुआ प्लॉट था ये आपको मिला था राखीगढ़ी में, और प्लॉट फील्ड मिला था कालीबंगा के अंदर। ये भी आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट, नेम द कंट्री वेयर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस। उस देश का नाम बताएं जहां पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। ए अमेरिका, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी जर्मनी या डी फ्रांस? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी द ग्रेट ब्रिटेन। यहां पे आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था आपका? ये 1760 में ये स्टार्ट हुआ था और ये 1820 1840 के लगभग ये चला था। तो ये ग्रेट ब्रिटेन से स्टार्ट होकर फिर सारे यूरोप के अंदर और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बाद में फैला था। नेक्स्ट, द ruins ऑफ विजयनगर एट हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष 1800 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? ए एंड्रयू फ्रेजर, बी सर जॉन शोर, सी जॉन मार्शल या डी कर्नल कॉलिन मैकेंजी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कर्नल कॉलिन मैकेंजी। तो ये कर्नल कॉलिन मैकेंजी ये लेके आए थे 1800 के अंदर। ये कौन थे? ये एक इंजीनियर थे और एंटीक्यूरेन थे एक, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लॉय भी थे। तो इन्होंने जो इस साइट का पहला सर्वे मैप था वो भी प्रिपेयर किया था कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। मेन चीज जो पूछी जाएगी कि ये कौन से ईयर के अंदर इन्होंने ये डिस्कवर किया था, तो वो आएगा आपका 1800। चलिए ये तो क्वेश्चन में इस बार दे रखा था। एक तो ये हो सकता है और एक कि किसने किया था, तो कि कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। बस ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? ए 12 जुलाई 1947, बी 12 अगस्त 1947, सी 22 अगस्त 1947 या डी 22 जुलाई 1947? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 22 जुलाई 1947। ये आपका किन्होंने ये आपने बनाया था? ये बनाया था आपको पिंगली वेंकैया ने, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, फिर इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वर मोस्टली यूज्ड फॉर मिंटिंग कॉइन्स ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड? मौर्य काल में सिक्के बनाने के लिए अधिकांश निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता था? ए ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, कांस्य तथा सोना, बी लेड एंड सिल्वर, सीसा और चांदी, सी गोल्ड एंड लेड, सोना और सीसा, या डी सिल्वर एंड कॉपर, चांदी और तांबा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी सिल्वर एंड कॉपर। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड? इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए ओलिवर क्रॉमवेली, बी बेंजामिन डिज़रायली, सी रॉबर्ट वेलपॉल या डी ग्लैडस्टोन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट वेलपॉल। जब ये रॉबर्ट वेलपॉल ये जब बने प्राइम मिनिस्टर, तो ये प्राइम मिनिस्टर की कोई ऐसे लीगल या ऑफिशियल कोई पोजीशन नहीं होती थी उस टाइम, ये कोई डिफाइन नहीं की गई थी उनके कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन ये फिर भी माना जाता है कि ये ही पहले मतलब कि प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि इनकी जो इन्फ्लुएंस थी जो कैबिनेट में इतनी स्ट्रांग थी कि इन्हें माना गया कि ये डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फिर इन्हें रिगार्ड किया जाता है ब्रिटेन का। नेक्स्ट, द तेभागा पीजेंट मूवमेंट टुक प्लेस इन? तेभागा कृषक आंदोलन कहां हुआ था? ए बिहार, बी तेलंगाना, सी छोटा नागपुर या डी बंगाल? ये तेभागा पीजेंट मूवमेंट के बारे में कल भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था।
जिसके अंदर क्वेश्चन आया था कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, जिसके अंदर था कि ट्रेवनकोर जो ट्रेवनकोर मूवमेंट था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नहीं, कम्युनिस्ट ने स्टार्ट करवाया था। तो उसके अंदर तेबागा भी था आपका, और तेबागा आपका मेरे ख्याल से डी ऑप्शन था, और आंसर था आपका बंगाल। तो ये तेबागा मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? ये किसान सभा ने स्टार्ट किया था। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, उसका ये फार्मर्स फ्रंट है, पीजेंट फ्रंट, उसने ये स्टार्ट किया था कब? 1946 1947 46 के अंदर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वॉज सेंट पॉल बिहेडेड? किस स्थान पर सेंट पॉल का सर कलम कर दिया गया था? ए रोम, बी एफेसियस, सी कुसेडेसी, या डी यरूशलेम? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रोम। तो ये अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन ट्रेडिशन ये कहा जाता है कि सेंट पॉल थे, इनका सर कलम कर दिया गया था रोम में ड्यूरिंग ये नीरो के काल में, मिड 60s एट ट्री फोंटना एबे में। नीरो का प्रसिद्ध है एक कि व्हेन रोम वॉज बर्निंग नीरो वॉज फिडलिंग, ये काफी प्रसिद्ध लाइन है। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट संस्कृत पोएट whose composition still remains in original classical style is? निम्नलिखित में से सबसे पुराने संस्कृत कवि कौन हैं जिनकी रचना आज भी मूल शास्त्रीय शैली में है? ए भवभूति, बी अश्वघोष, सी कालिदास, या डी दांडी? तो इसका करेक्ट आंसर, ये दंडी नहीं है, ये दांडी है। तो चलिए छोड़िए वो। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। इन्होंने, ध्यान है आपको, बुद्ध चरित्र लिखी थी। तो ये बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे, ड्रामेटिस्ट थे, पोएट थे और ओरेटर थे, अश्वघोष। ठीक है, इनका जन्म हुआ था साकेत में, नॉर्थ इंडिया के अंदर, और ये अपने फर्स्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं, जो कि कालिदास से भी पहले के ये माने जाते हैं। द ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी वॉज अर्लियर नोन एज? ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ए विग्स, बी लेवलर्स, सी फेबियंस, या डी टोरीज? फेबियंस तो सोशलिस्ट है, तो ये तो आंसर आपका हो ही नहीं सकता। कंजर्वेटिव सोशलिस्ट तो साथ साथ चल ही नहीं सकते। इसका करेक्ट आंसर है आपका टोरीज। तो एक कंजर्वेटिव पार्टी 1834 के अंदर फाउंड हुई थी। ये किस पार्टी से? टोरी पार्टी से। ठीक है, तो इसलिए कंजर्वेटिव्स को अपने आम बोलचाल में टोरीज भी कह देते हैं, और ये एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी 19th सेंचुरी के अंदर। और ये बेंजामिन डिज़रायली के लीडरशिप के अंडर इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ये ब्रिटेन की पॉलिटिक्स के अंदर, जब ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक पे था। बेंजामिन डिज़रायली के ऊपर मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, याद करिए मैंने कौन से करवाए थे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, द नागर, द द्रविड़ा एंड द वेसरा आर? नागर, द्रविड़ तथा वेसर क्या है? द 3 मेन रेशियल ग्रुप्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के 3 प्रमुख नस्लीय समूह। बी, द 3 मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की 3 मुख्य शैलियां। सी, द 3 मेन लिंग्विस्टिक डिविजन्स इनटू विच लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड, 3 प्रमुख भाषाई वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। या डी, द 3 मेन म्यूजिकल घरानास प्रिवलेंट इन इंडिया, भारत में प्रचलित 3 प्रमुख संगीत घराने। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी है। ये आपके जो मंदिरों की जो शैली है वो है। नेक्स्ट, हु सेड आई एम द स्टेट? किसने कहा था मैं ही राष्ट्र हूं? ए, जेम्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड, बी, नेपोलियन फर्स्ट ऑफ फ्रांस, सी, लुइस 14 ऑफ फ्रांस। ये 16वां लिखा हुआ है, यहां पे 14 लिखा हुआ है। डी, हिटलर ऑफ जर्मनी, जर्मनी के हिटलर ने। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लुइस 16 ऑफ फ्रांस। लुई, नॉट लुइस, लुइस, सॉरी 14 ऑफ फ्रांस, ना कि 16, मैंने गलत पढ़ लिया। 14 है ये, 16 नहीं, 14th। ये लुइस 14 जो लुई 14 जो फ्रांस के हैं, ये इनके जो किंग थे, ये कि 1643 से ये रहे थे।
इन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की वहां पे जो थी एस्टेब्लिश कर ली थी फ्रांस के अंदर, काफी मतलब ज्यादा पावरफुल हो गए थे और ये अपने फ्रांस को ये अपने पीक तक लेकर गए थे। और इनके जो वर्ड्स आई एम द स्टेट ये एक्सप्रेस करते हैं कि इनका जो रूल करने का क्या तरीका था कि ये जो किंग है इसके पास ही सारी की सारी पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी। तो इनके जो ये एब्सोल्यूटिज्म, जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो इन्होंने जो एस्टेब्लिश की थी, इसकी वजह से ये मतलब वहां पे ये ह्यूजनॉट्स और पेपेसी के साथ में ये कंफ्लिक्ट के अंदर आ गए और काफी इसके इनके डैमेजिंग रेपरकशंस इनको फिर झेलने पड़े। नेक्स्ट, at which places were the Kumaras stationed during the reign of Ashoka? अशोक के शासनकाल में कुमार किन स्थानों पर तैनात किए गए थे? ए तक्षशिला, तोसली एंड उज्जैनी, बी कन्नौज, तोसली एंड सोपारन, या सी पाटलिपुत्र, उज्जैनी एंड जूनागढ़, या डी कौशल, मथुरा एंड कलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला, तोसली एंड उज्जैनी। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स लिव्ड इन एग्जाइल एंड रोट फ्रॉम। कार्ल मार्क्स निर्वासन में कहां रहे तथा वहीं से लिखते रहे? तो वो देखें, ए मॉस्को, बी लंदन, सी पेरिस या डी स्टॉकहोम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी लंदन। कार्ल मार्क्स का मैंने कल ही बताया था आपको, ये इन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया था और ये फिर अपने ये लंदन में सेटल डाउन हो गए और वहां से फिर इन्होंने अपना पूरा सारा कुछ लिखी, अपनी जो मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी दी और सारा फिर इन्होंने वहीं से लिखना शुरू किया। नेक्स्ट, द स्टोन एज पीपल फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड। पाषाण युग के लोगों ने सबसे पहले क्या पाला था? ए डॉग्स, बी एसेस, सी शीप या डी हॉर्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भेड़। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट सॉवरेन पावर ऑफ द मोनार्क वाज एडवोकेटेड बाय। सम्राट की निरंकुश संप्रभु शक्ति की वकालत किसने की थी? ए थॉमस हॉब्स, बी रूसो, सी जॉन लॉक या डी कार्ल मार्क्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, थॉमस हॉब्स। तो थॉमस हॉब्स ने कहा था कि ये एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी होनी चाहिए किंग की, और किंग अगर मतलब कि ये किस लिए है कि मान लीजिए अगर कोई आप चाहते हैं कि हम किंग के संरक्षण में रहें तो हमें थोड़े से अपने राइट्स दे देने चाहिए, और अगर किंग थोड़ी सी एट्रोसिटीज कर भी जाए, थोड़ी पावर अपनी मिसयूज कर भी जाए, तो उसे बिल्कुल शांति से सह लेना चाहिए, क्योंकि वो एक शांति की एक पुरस्कार मान लेना चाहिए कि ये हम जो झेल रहे हैं, जो मतलब हमें संरक्षण मिल रहा है जिसकी वजह से शांति से हम रह रहे हैं, ये उसका पुरस्कार है, मतलब सॉरी कीमत है, पुरस्कार क्या कीमत है, वो हम चुका रहे हैं, तो इसको फिर चुपचाप आप झेल लीजिए, ये इनका कहना था। नेक्स्ट, The division of Mauryan society into 7 classes was particularly mentioned in। मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख मुख्य रूप से किसमें किया गया है? ए कौटिल्याज अर्थशास्त्र, बी अशोकन एडिक्ट्स, सी मेगास्थनीज इंडिका या डी पुरानास। तो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसका करेक्ट आंसर है तो आप गलत हैं, ये नहीं है, आंसर आपका है मेगास्थनीज की इंडिका। नेक्स्ट, When was the first of the Geneva Conventions on the treatment of war victims adopted? युद्ध पीड़ितों के उपचार के लिए पहली जेनेवा संधि कब हुई थी? ए 1832, बी 1857, सी 1864 या डी 1909। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1864। देखिए, जो जेनेवा कन्वेंशन के अंदर 4 ट्रीटीज हैं, 4 ट्रीटीज का अपने जो मानते हैं समूह और 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स। तो इसने क्या इंटरनेशनल लॉ बनाए फॉर ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट ऑफ वॉर, इसके स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश किए थे। तो इन चीजों के ग्रुप को आपने कहते हैं जेनेवा कन्वेंशंस। लेकिन अगर सिंगुलर टर्म अपने जेनेवा कन्वेंशन बोलें तो वो आपका जो एग्रीमेंट हुआ था 1949 के अंदर, उसको कहा जाता है। ठीक है, ये हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आफ्टर मैथ में 1949 का जेनेवा कन्वेंशन। अगर आपको सिंगुलर बोला जाए तो वो इसको डिनोट करते हैं। बाकी अगर जेनेवा कन्वेंशन की जो हुई थी ट्रीटीज, वो कौन कौन सी कब हुई थी? एक हुई थी 1864 में सबसे पहली, फिर सेकंड हुई 1906 में, थर्ड 1929 और फोर्थ 1949 के अंदर। चलिए फिर नेक्स्ट, एट दिल्ली
वीवर्स, आर्टिसंस एंड अदर वेज अर्नर्स जॉइंड द सिपाहीज अंडर द रिबेल कमांडर। दिल्ली में विद्रोही नेता, कौन से विद्रोही नेता के नेतृत्व में बुनकर, शिल्पकार तथा अन्य दिहाड़ी मजदूर भी सिपाहियों के साथ हो गए थे? ए बख्त खान, बी खिजर खान, सी कुंवर सिंह या डी अमर सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बख्त खान। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ रशियन पॉपुलिस्ट मूवमेंट एनार्किज्म? रूस के जनवादी आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन थे? ए मिखाइल बकुनिन, बी गोर्की, सी लियो टॉल्स्टॉय या डी टुर्गनेव? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मिखाइल बकुनिन। जो मिखाइल बकुनिन थे ये एक प्रोमिनेंट लीडर थे रशियन एनार्किज्म के और फाउंडर थे। इन्हें माना जाता है वन ऑफ द फादर्स ऑफ मॉडर्न टेररिज्म। नेक्स्ट, इन पैलियोलिथिक सोसाइटी ऑल मैन एंड वीमेन वर? पुरापाषाण समाज में सभी महिलाएं तथा पुरुषों में क्या थी? ए वीमेन वर हायर स्टेटस देन मैन, महिलाओं का पुरुषों से ऊंचा दर्जा था। बी ट्रीटेड ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, महिला तथा पुरुष बराबर महत्व के माने जाते थे। सी मैन वर हायर स्टेटस देन वीमेन, पुरुषों का महिलाओं से ऊंचा दर्जा था। या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ट्रीटेड एज इक्वल इंपॉर्टेंस, ये बराबरी का दर्जा था। तो मतलब पैलियोलिथिक सोसाइटी ही अपनी सोसाइटी से ज्यादा सिविलाइज्ड थी, वरना आज की सोसाइटी में तो वी मैन फाइंड सेवरल एक्सक्यूजेस टू सप्रेस वीमेन एंड डिनाई देम ऑफ देयर राइट्स। पता नहीं कैसे कैसे एक्सक्यूजेस हम लेके आते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम विच सिटी डिड रशियन रेवोल्यूशन बिगिन? रूस की क्रांति किस शहर से शुरू हुई थी? ए सेंट पीटर्सबर्ग, बी मॉस्को, सी कजान या डी ओडेसा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये इसका क्या था, 7 मार्च 1917 के अंदर क्या हुआ, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर डाली और सेंट पीटर्सबर्ग पे हमला कर दिया। फार्मर्स ने भी रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया गांवों के अंदर, और जो फ्रस्ट्रेटेड सोल्जर्स थे वर्ल्ड वॉर 1 के, उन्होंने भी जनरल पब्लिक के साथ में ज्वाइन कर लिया। किसके अगेंस्ट? सार के अगेंस्ट। नेक्स्ट, अच्छा, जो रशियन मोनार्क को सार कहते थे, ये ध्यान अगर आपको नहीं है तो मैं आपको बता दूं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। द मिडिल पैलियोलिथिक टूल असेंबलीज इन द सदर्न थार डेजर्ट इज नॉन एज? दक्षिणी थार मरुस्थल के मध्य पुराशान औजार संयोजन को किस नाम से जाना जाता है? ए लूनी ट्रेडिशन, बी मद्रासियन ट्रेडिशन, सी गणेश्वर ट्रेडिशन या डी टेरी ट्रेडिशन? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, लूनी ट्रेडिशन। लूनी हमारे राजस्थान में ये नदी बहती है। नेक्स्ट, वेयर वॉज क्रिस्टोफर कोलंबस फ्रॉम? क्रिस्टोफर कोलंबस कहां गया था? ए वेनिस, बी जेनोआ, सी स्पेन या डी पोर्चुगल? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जेनोआ। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ये अपने इटालियन नेविगेटर थे। 1492 में ये रूट डिस्कवर किया अमेरिका, बहामास, क्यूबा और वेस्ट इंडीज आइलैंड्स का, ठीक है। 1498 में ही लैंडेड इन साउथ अमेरिका, और 1503 में ये फिर सेंट्रल अमेरिका की तरफ चले गए। तो लेकिन मेन क्वेश्चन जो यहां से बनेगा कि ये रूट की डिस्कवरी कौन से ईयर के अंदर की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1492 के अंदर इन्होंने रूट की डिस्कवरी की थी। कहां पे? अमेरिका के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल? निम्नलिखित में से कौन सी तमिल भाषा की सबसे आरंभिक कृति है? ए रामासुंदरम, बी पाली, सी संगम लिटरेचर या डी महाभारत? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, संगम लिटरेचर। What is the third estate? Pamphlet associated with the French Revolution was written by? फ्रांस की क्रांति से जुड़ी पुस्तिका What is third estate किसके द्वारा लिखी गई थी? ए मार्कस, बी एडमंड बर्क, सी जोसेफ फेलोन या डी एबेसेयस? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एबेसेयस। तो व्हाट इज अ थर्ड स्टेट, ये क्या है? पॉलिटिकल पैम्पलेट है जिसको लिखा था ये आपके फ्रेंच थिंकर और क्लर्जीमैन एबे एमानुएल जोसेफ सियस। कब लिखा था इन्होंने?
1789 में, शॉर्टली आफ्टर बिफोर द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये आउटब्रेक होने से थोड़ा सा पहले इन्होंने 1789 के अंदर लिखा था। आपको ध्यान है फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका 1789 के अंदर स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, द गुप्त किंग हु हैज द टाइटल ऑफ महेंद्रादित्य इज। महेंद्रादित्य किस गुप्त शासक की उपाधि थी? ए कुमार गुप्त, बी रमागुप्त, सी बुद्धगुप्त या डी विष्णुगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए कुमार गुप्त। तो ये शक्र और महेंद्र ये जो नाम है ये आपके ध्यान है इंद्र भगवान के नाम है, इंद्र देवता के नाम है, और कुमार गुप्त ने फिर ये टाइटल लिया था महेंद्रादित्य का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज रिगार्डेड एज द होम ऑफ फेबियन सोशलिज्म। निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? ए रशिया, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस या डी इटली। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। ये फेबियन सोशलिज्म देखिए आपके एक इडियम भी होती है फेबियन पॉलिसी, लेकिन ये इससे डिराइव्ड नहीं है, उसे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये जो फेबियन सोशलिज्म ये जो था इसके अंदर क्या था कि आपने ये एडवांसमेंट करना, रिफॉर्म्स लेके आना एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के, और सॉरी आई मीन ये सोशलिज्म लेके आना ये ग्रेजुअल, ये रिफॉर्म्स के थ्रू, एक धीरे धीरे ग्रेजुअल रिफॉर्म्स के थ्रू, बजाय कि आप अचानक से एक रेवोल्यूशन लेके आए। ये कम्युनिज्म क्या करते हैं, ये कम्युनिस्ट के अंदर आइडियोलॉजी में होता था ये अचानक से एक रेवोल्यूशन लेके आते थे, लेकिन इनके ये सोशलिज्म में क्या था, ये सोशलिज्म के प्रिंसिपल को अपने बढ़ावा दें, लेकिन ग्रेजुअली रिफॉर्म्स लेके आके, ना कि एक अचानक से रेवोल्यूशन लाके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर एपिक्स इन द अर्ली तमिल लिटरेचर। आरंभिक तमिल साहित्य के महाकाव्य निम्नलिखित में से कौन से थे? शिलापदिकरम एंड मणिमेखलाई, बी पदिरुपट्टू तथा एंड मधुरे कांची, सी टोलकापियम एंड तिरुकुरल, एंड डी एहनानुरु एंड पुरनुरु। माय गुडनेस, ये नेम्स प्रोनाउंस करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जिस रीजन से आप बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये जो नॉर्थ इंडियंस अपने बहुत स्ट्रगल करते हैं साउथ इंडियन नेम्स को प्रोनाउंस करने में। एनीवे, इसका करेक्ट आंसर आपका है ए शिलाबटीकरम एंड मनाई खलाई। इसके बारे में मैंने आपको कई बार कराया भी हुआ है ये संगम वाले पीरियड के अंदर, तो उस संगम पीरियड के वीडियोस आप देख लेना, उसके अंदर डिटेल में मैंने कवर किए हुए हैं क्वेश्चंस। 2-3 मैंने वीडियोस बनाए थे, 2 वीडियोस जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है, तो वो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, द क्रीमियन वॉर केम टू एन एंड बाय द। क्रीमिया युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था? ए ट्रीटी ऑफ ट्रायनॉन, बी ट्रीटी ऑफ वर्साय, सी ट्रीटी ऑफ पेरिस या डी ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ट्रीटी ऑफ पेरिस। ये ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई कब थी आपकी? 1856, ठीक है। ये किस किस के बीच में हुई थी? रशिया और किसके बीच में? ये अलायंस के बीच में ऑटोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, सेकंड फ्रेंच एम्पायर और किंगडम ऑफ सर्दिनिया, इनका ये अलायंस था, और एक तरफ रशिया था। इन दोनों के बीच के अंदर ये ट्रीटी साइन की गई थी, और इस ट्रीटी के अंदर ये ब्लैक सी जो है इसको न्यूट्रल टेरिटरी मान लिया गया था इन स्टेट्स के बीच के अंदर। नेक्स्ट, द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1838 वाज नॉन एज। भारत में 1838 में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन किस नाम से जाना गया था? ए सेटलर्स एसोसिएशन, बी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या डी जमींदारी एसोसिएशन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जमींदारी एसोसिएशन। ये जमींदारी एसोसिएशन एक कलकत्ता के अंदर फॉर्मली लॉन्च हुआ था 1838 के अंदर, और कुछ टाइम के बाद इसको रीनेम कर दिया गया था लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है। बाद में क्या नाम दे दिया था इसको? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। उससे पहले था जमींदारी एसोसिएशन। कलकत्ता में लॉन्च हुआ 1838 के अंदर। नेक्स्ट, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? ए कैवोर, बी गरीबाल्डी, सी मुसोलिनी या डी मजीनी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मुसोलिनी। ये क्या था? आपका इटली का यूनिफिकेशन आपका 1861 के अंदर हो गया था,
और मुसलिनी का बर्थ ही आप देखेंगे 1883 के अंदर हुआ था, तो इसलिए मुसलिनी तो आपका मतलब एसोसिएटेड हो ही नहीं सकता ये इटली के यूनिफिकेशन के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंस्क्रिप्शन ऑफ गुप्ताज अबाउट सती? सती के विषय में गुप्त शासकों का शिलालेख निम्नलिखित में से कौन सा है? ए इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, बी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, सी भिताड़ी इंस्क्रिप्शन या डी ईरान इंस्क्रिप्शन? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ईरान या ईरान जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, इंस्क्रिप्शन। ये आपका भानुगुप्त का इंस्क्रिप्शन था। इसके अंदर आपको ध्यान होगा इनके जो नोबल थे गोपा राजा, उसकी डेथ के बारे में बताया गया था। गोपा राजा की डेथ के बाद उनकी वाइफ ने फिर सती कर लिया था, तो ये अर्लीस्ट रिकॉर्ड है सती का अपने। Who among the following played a permanent role during the reign of terror in France? फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए वोल्टेयर, बी मराट, सी रॉबस्पियर या डी मोंटेस्क? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी रॉबस्पियर। जो ये रेन ऑफ टेरर है ये क्या था? ये वायलेंस का पीरियड था जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आपका जो हुआ था उसके अंदर। और इसके अंदर क्या हुआ था कि जिन्हें भी माना गया कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के एनिमीज है उनको ये कत्लेआम स्टार्ट हो गया। तो इसके जो थे ये फ्रेंच लॉयर और पॉलिटिशियन, ये एक इंपॉर्टेंट फिगर थे रॉबस्पियर इस रेन ऑफ टेरर के अंदर। और ये रेन ऑफ टेरर खत्म हुआ था जब इनको अरेस्ट करके इनको मार दिया गया था जुलाई 1794 में। इसके बाद ही ये रेन ऑफ टेरर आपका खत्म हुआ था। नेक्स्ट, what was the name of Dalit Parsi woman who was closely associated or a close associate of Begum Hazrat Mahal during the revolt of 1857? उस दलित पासी महिला का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह के समय बेगम हजरत महल की निकट सहयोगी थी? ए जलकरी बाई, बी उदना देवी, सी उडा देवी या डी जीवन लाल? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी उदा देवी। उदा देवी और उड़न देवी में कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये उदा देवी जो थी ये शी वॉज वन ऑफ द परमानेंट दलित वीरांगनास, ठीक है। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था कहां से? ये लखनऊ से, क्योंकि बेगम हजरत महल ने लीड कहां से किया था? लखनऊ से, मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट, नेपोलियन गॉट फाइनली ओवरथ्रोन इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन द ईयर? नेपोलियन को अंततः किस वर्ष में वाटरलू की लड़ाई में परास्त किया गया था? ए 1814, बी 1813, सी 1815 या डी 1816? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1815। कल मैंने आपको बताया भी था वाटरलू के अंदर ये हार गए थे। बेल्जियम के अंदर हुआ था जो उस टाइम आपके यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का हिस्सा था। वाटरलू आज प्रेजेंट डे बेल्जियम में है, लेकिन उस टाइम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स के अंदर था। तो ये नेपोलियन ये हार गए थे, नेपोलियन को कैप्चर कर लिया गया था, नेपोलियन को एग्जाइल में भेज दिया गया था, जहां पे 6 साल बाद 1821 में नेपोलियन की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट, द रिचेस्ट एंड द बिगेस्ट लैंड ओनिंग क्लास ड्यूरिंग द संगम एज वर? संगम काल के दौरान सबसे बड़ा भूस्वामी वर्ग कौन सा था? ए वेलास, बी ब्राह्मणास, सी उलावर या डी नायकास? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए वेला। नेक्स्ट, द डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इज रिलेटेड विद? मनुष्य के अधिकारों की घोषणा किससे संबंधित है? ए द रशियन रेवोल्यूशन, बी द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सी द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या डी द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस द होमोसेपियंस या और द ह्यूमन बीइंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम अपीयर्ड? निम्नलिखित में से किस काल में होमोसेपियंस अर्थात मनुष्य पहली बार अस्तित्व में आए थे? ए इन द मिडिल पैलियोलिथिक एज, मध्य पुरापाषाण काल, बी इन द अपर पैलियोलिथिक एज, ऊपरी पुरापाषाण काल, सी इन द लोअर पैलियोलिथिक एज, निम्न पुरापाषाण काल, या डी इन द मीजोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल? तो देखें, पैलियो होता है पुराना, लिथिक होता है पत्थर, मीजो बीच का, लिथिक मतलब पत्थर। तो इस वजह से आप देखेंगे हिंदी में नाम आप सही पढ़ पा रहे हैं, इस वजह से ऐसे ये डिराइव होते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर वैसे आपका है ऑप्शन नंबर ए, मिडिल पैलियोलिथिक एज। ये 200,000 ईयर्स यानी 2 लाख साल पहले आपको मिलेंगे अर्लीस्ट आपको इनके जो ओरिजिन के आपको सैंपल्स या जो मतलब प्रूफ्स मिल जाएंगे होमो सैपियंस के। और ये मिडिल पैलियोलिथिक एज के अंदर ही आपको पहला डेफिनेटिव एविडेंस मिलेगी कि इंसानों ने फायर यूज ली थी। नेक्स्ट, द पॉलिसी ऑफ इंपीरियल प्रेफरेंसेस एडॉप्टेड बाय ब्रिटेन इन इट्स कॉलोनीज in 1932 is also known as the ब्रिटेन के द्वारा उसके उपनिवेशों में 1932 में अपनाई गई शाही पसंद की नीति को इस नाम से भी जाना जाता है। ए हांगकांग एग्रीमेंट, बी लंदन एग्रीमेंट, सी ओटावा एग्रीमेंट या डी पेरिस एग्रीमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओटावा एग्रीमेंट। तो द ब्रिटिश एम्पायर इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस, इसको अपने ओटावा कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। 1932 की ये कॉन्फ्रेंस थी, ये ब्रिटिश कॉलोनीज की और ये ऑटोनॉमस डोमिनेंस की, जिन्होंने कि ये डिस्कस किया है ग्रेट डिप्रेशन को। ठीक है, तो इस मीटिंग के अंदर क्या फिर एस्टेब्लिश किया गया कि एक जोन ऑफ लिमिटेड टैरिफ्स ये एस्टेब्लिश किया गया ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, लेकिन बाकी जो वर्ल्ड था उसके लिए हाई टैरिफ्स लगाए गए। तो इसको कहा गया इंपीरियल प्रेफरेंस। नेक्स्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट लॉर्ड कर्जन इज रिलेटेड। लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्न में से किस घटना से है? ए पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, बी सेटिंग अप ऑफ दुरंड कमीशन, दुरंड आयोग का गठन, सी भूटान वॉर, भूटान युद्ध या डी इंट्रोडक्शन टू सिस्टम ऑफ बजट, बजट प्रणाली की शुरुआत। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये किया था 1905 के अंदर, ये कर्जन ने आपको स्टार्ट किया था, जो वायसरॉय उस टाइम था। ये काफी ओपोजिशन भी हुआ था और इसकी वजह से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मिडिल क्लास प्रेशर ग्रुप से चेंज होकर एक नेशन वाइड मास मूवमेंट में चेंज हो गई थी। और आपको ध्यान होगा इसको अपोज करने के लिए आपका स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखें, पैब्लो पिकासो द फेमस पेंटर वॉज। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो क्या थे? ए फ्रेंच, बी इटालियन, सी फ्लेमिश या डी स्पेनिश। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्पेनिश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्रिंसिपल आर्टिकल ऑफ फूड ऑफ द इंडस वैली पीपल। सिंधु घाटी के लोगों के भोजन की मुख्य वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी थी? ए राइस, बी वीट, सी एग्स या डी पाम डेट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वीट। तो ये वीट और बार्ले जो थे, गेहूं और जौ, ये इनके जो मेन जो थे कि आहार था इनका। और मोस्ट प्रोबेबली ये इसको या तो ब्रेड के अंदर बनाते थे या फिर इसको पानी के साथ ये पकाते थे, एक मतलब दलिया नुमा बना के फिर खाते थे। और यह है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। 1917 इज नॉन फॉर। 1917 किसके लिए प्रसिद्ध है? ए बैटल ऑफ ट्रफलगर, बी बैटल ऑफ वाटरलू, सी एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या डी द रशियन रेवोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, द रशियन रेवोल्यूशन। जैसा कि आप सबको ध्यान भी होगा, ये रशियन रेवोल्यूशन 1917 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर की सार की जो ऑटोक्रेसी है ये खत्म करके वहां पे फिर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पे एस्टेब्लिश की गई थी। तो इसके साथ ही हमारे आज के 50 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। थैंक यू।